नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपके सामने एक फिर से नई टॉपिक केमिस्ट्री की लेकर आए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि आज की टॉपिक आप कभी भी कोई भी वीडियो मेरा देखे होंगे, आज उससे हटके नहीं, बहुत हटके ये वीडियो बनी हुई है जो केमिस्ट्री में आपको आज पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये एसएससी या हमारे ग्रुप डी और हमारी जो एनटीपीसी फिलहाल चल रहा है, इन सभी एग्जाम को नज़र में रखते हुए मैं एक टॉपिक आपके सामने लाया हूं और इस टॉपिक को आप बहुत बेहतरीन से सीखिएगा, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद यही रखा हूं और आपसे उम्मीद जो मेरी है यही है कि आपकी जो पेपर हो बहुत बेहतरीन से हो, यही मैं चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आज केमिस्ट्री में क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं परमाणु की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? परमाणु, एटम की बात मैं कर रहा हूं मेरे भाई। तो एटम जो है हमारा एक प्रकार का द्रव्य होता है, यानी कि जो हमारा परमाणु है, इसमें परमाणु की बात कर रहा हूं, यानी कि ये किसी भी द्रव्य का बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। ध्यान से सुनिएगा, परमाणु किसी भी द्रव्य का एक सूक्ष्मतम कण होता है। बस ये बात आपको मैंने बताया। और परमाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था, वो उनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने खोज किया था परमाणु का, डाल्टन। उन्होंने, ये देखिएगा, डाल्टन उन्होंने खोज किया था। यानी परमाणु हमारा क्या होता है? किसी भी द्रव्य का एक सूक्ष्म कण होता है, जिसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन नाम था। उन्होंने 1803 ईस्वी में इस सिद्धांत का नाम दिया था कि परमाणु जो होता है किसी भी सूक्ष्म कण को कहा जाता है। अब उन्होंने इस तरह से परमाणु को 3 सूक्ष्म कणों में बांट दिया मेरे भाई। कितने कणों में बांट दिया मेरे भैया? 3 सूक्ष्म कणों में। एक का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक का नाम हो गया प्रोटॉन, एक का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, और एक का नाम हो गया प्रोटॉन, और एक का नाम हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है मेरे भाई, हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारा परमाणु होता है वह किसी भी द्रव्य का एक सूक्ष्म कण होता है। बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने 1803 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था, खोज किए थे उन्होंने। और इन्होंने साथ में यह भी बताया था कि कोई भी सूक्ष्म कण जो पाया जाता है वो 3 मुख्य कणों में पाया जाता है। वो 3 मुख्य कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है मेरे भाई। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं भैया मेरे? हमने आपसे यही कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म, किसी भी पदार्थ या द्रव्य का एक सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म कण होता है। और इसको हम लोग 0e1 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं मेरे भाई? 0e1 से, यानी ऐसे 0e1 से दर्शाते हैं। यह एक ऋण आवेशित कण है, यह एक ऋण आवेशित कण है, या आप कह सकते हैं यह उप परमाणु के रूप में काम करता है, लेकिन ऋण आवेशित उप परमाणु के रूप में काम करता है। अब इसके खोजकर्ता का नाम क्या हम आपको बता दें? सर जे जे, हिंदी में लिख देते हैं सर जे जे टॉमसन। सर जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था मेरे भाई। किसने किया था? सर जे जे टॉमसन ने किया था। यह बात आपको क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रॉन की बात हमने जब आपसे कर ही दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? -1.6 गुणे 10 पर -19 कूलम होता है मेरे भाई। हमने आपसे ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, और एक ऋणात्मक आवेश होता है, और उस एक ऋणात्मक आवेश का जो वैल्यू होता है -1.6 गुणे 10 पर -19 कूलम होता है। अब हम आपसे कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.31 गुणे 10 पर -31 kg होता है मेरे भाई। हमने आपसे क्या कहा कि कभी कभी ये भी पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 इंटू 10⁻31 kg होता है मेरे भाई। इसको लगभग न के बराबर भी माना जाता है, ये शून्य के बराबर भी माना गया कि एक इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वो लगभग ना, मतलब शून्य के बराबर होता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा, अगर आप
9.31 में अगर इसको नीचे लाएंगे तो प्लस 10⁻31 घात हो जाएगा, और जब इससे आप भाग देंगे तो इसका वैल्यू इतना मिनिमम आएगा कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, शून्य के बराबर रख सकते हैं मेरे भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने प्रोटॉन पर, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। अब हमने आपसे क्या कहा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हो गया। अब हमने आपसे क्या कहा, प्रोटॉन की बात हमने कहा। क्या कहा हमने भैया, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की बात होती है। प्रोटॉन में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन भी किसी भी द्रव्य पदार्थ का एक सूक्ष्म कण होता है। यह धनात्मक कण होता है। क्या होता है, यह धनात्मक कण होता है। इसे हम लोग 1H1 के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, 1H1 के नाम से जानते हैं, या 1P1 के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन को दर्शाने का यह तरीका होता है। इस पर एक धनात्मक चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पर भैया, प्रोटॉन पर। और इस तरह से जो इसका चार्ज होगा, इसके यानी P पर जो प्लस चार्ज होता है, इस प्लस चार्ज का जो वैल्यू होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है मेरे भाई। ये भी आपको समझने वाली चीजें थी कि प्रोटॉन एक धनात्मक कण होता है, यानी ये भी क्या है, किसी भी परमाणु का एक सूक्ष्म कण होता है। और ये उन मुख्य कणों में ये प्रोटॉन पाया गया, और ये धना आवेशित पाया जाता है। इस पर जो धना आवेश H2 पाया जाता है, इस धना आवेश का जो आवेश होता है वैल्यू, वह आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और इसका मैं आपको बता दूं, और इसका जो ये क्या नाम है, मास होता है, यानी द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.273 गुणे 10⁻27 kg होता है। अर्थात एक प्रोटॉन का, यानी एक प्रोटॉन का जो मास होता है, ये द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं लिखता हूं, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 16 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 16 गुना होता है। मेरे भाई आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये जो मैं आज की टॉपिक लाया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लाया हूं, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक प्रोटॉन को 1H1 के जरिए भी दर्शाया जा सकता है। अगर कहीं पर भी 4 ऑप्शन के जरिए अगर 1H1 आ रहा है तो वो पूछता है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन को हम 1H1 से भी दर्शाते हैं। इस पर धना आवेश होता है, एक धना आवेश का जो वैल्यू होता है 1 यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.273 इंटू 10⁻27 kg होता है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 16 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं अपने चीजों पर। अब देखिएगा, मैं इसके बाद अगली टॉपिक की बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन की बात। अभी मैं प्रोटॉन की बात भी और इलेक्ट्रॉन की फिर से मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। अब तीसरा कण, जो मूल कण तीसरा है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। अरे 0N1, ये न्यूट्रल होता है, यानी पूरी तरह से इसमें कुछ भी नहीं होता। यानी कि अगर चार्ज में एक प्लस चार्ज हो गया, एक माइनस चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो गया मेरे भाई, तो फिर तो चार्ज तो बचता ही नहीं कोई। आप भी जानते होंगे। अब ये मत कहिएगा कि गुणा का भी और भाग का, ये नहीं होता, ये चार्ज नहीं है मेरे भाई। किसी भी कण में सिर्फ 2 ही चार्ज पाए जाते हैं, या तो धनावेशित कण होता है या तो ऋणावेशित कण होता है। एक चीज मैं आपको यहीं साथ साथ और समझा दूं कि अगर कहीं पर भी 2 धनावेशित कण पाए जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है मेरे भाई। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों निगेटिव पाए गए तब भी उनके बीच यही बल पाया जाएगा, और अगर ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पाए जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है मेरे भाई? आकर्षण बल होता है। इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था मेरे भाई? कूलाम था। क्या नाम था? कूलाम नाम था उनका। अगर कोई भी 2 कण एक दूसरे को, यानी 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्या? कूलाम था मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने आपसे न्यूट्रॉन के बारे में बात कहा, तो इस पर ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई निगेटिव होता है। अर्थात यह क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है।
जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी जीरो अर्थात शून्य चार्ज पाया जाता है, शून्य चार्ज पाया जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, यह विद्युत का उदासीन होता है। इसीलिए इसका कोई भी कूलाम से संबंधित यानी आवेश से संबंधित कोई डिजिट नहीं होता। मेरे भाई बात समझ में आया। एक सबसे गजब की चीज मैं बताने चल रहा हूं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही एलिमेंट ऐसा उपस्थित है, एक तत्व ऐसा उपस्थित है जिसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता और वो परमाणु अस्थाई है। कौन सा परमाणु है भाई? अगर आपको ये वीडियो सुनने में, ये क्वेश्चन देखने हो या सुनने में लग रहा तो जस्ट कमेंट में आंसर मेरे बोलने से पहले आप दे दीजिए। चलिए, मैं आपसे क्या कहा कि एक परमाणु ऐसा है इस ब्रह्मांड में, या हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, जिसका 1% न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन का मान ही नहीं है, वो न्यूट्रॉन से पूरी तरह से मुक्त है, और वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन। वो हमारा क्या मेरे भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अस्थाई है, न्यूट्रॉन इसमें पाया ही नहीं जाता। ये न्यूट्रॉन का यौगिक, इसमें न्यूट्रॉन का मान पाया नहीं जाता। आप वीडियो में बने रहिए, पूरी बात मैं बताऊंगा, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना, कैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, सब मैं बताऊंगा। लेकिन आप पूरी तरह से वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए मेरे भाई। तो ये मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन क्या होता है। इसको अगर देखा जाए तो किस तरह से दर्शाते हैं? 0 यानी 1 से, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, या विद्युत का उदासीन होता है। ठीक मेरे भाई, इतनी चीजें समझ में आई। अब मैं आपसे क्या कहा कि अगर मैं आपसे यह बता देता हूं, क्या चीज मैं ठीक है भाई, चलिए पानी पीने लगे थे। देखिए मैंने क्या कहा आपको कि यहां पर देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, कहीं कहीं पर प्रोटॉन का मैंने कई बुकों में देखा था कि 1.273 × 10⁻27 kg, और यही चीज ये लगभग सिमिलर माना जाता है। किसी बुक में मैंने देखा था तो 1.674 यानी 674 × 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का ही द्रव्यमान है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो किसके? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए 1.273 × 10⁻27 नहीं होना चाहिए, 1.674 × 10⁻27 होना चाहिए। तो सबसे करेक्ट यही है। आपको कभी भी मिलेगा ऑप्शन 2 तो यही ऑप्शन आप लगाइएगा, 1.674 × 10⁻27 kg। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि कैसे आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं वो बात क्या है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ईंट पर नचे। देखिए इससे क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और टा से इनका क्या हो जाता है? टॉमसन हो जाता है। इंग्लिश में थॉमसन लिखा रहता है, लेकिन आप हिंदी में जब वो चीज देखेंगे तो टॉमसन। तो थॉमसन और टॉमसन दोनों आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन के फादर हैं, इलेक्ट्रॉन के फादर का नाम क्या हो जाता है भैया? थॉमसन या टॉमसन। अब यहां पर प्रोटॉन, पास से प्रोटॉन होता है। क्या होता है मेरे भाई? पास से प्रोटॉन होता है। और ये जो हमारा पास से प्रोटॉन हुआ, यहां पर हमारा रा आया, रा से होता है रदरफोर्ड। क्या होता है मेरे भाई? रदरफोर्ड होते हैं, रदरफोर्ड। अरे भाई, ये इन्होंने एक चीज का और खोज किया, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये इन्होंने और एक चीज का क्या खोज किया? ये हमारा क्या है? न्यूट्रॉन। ये मेरा क्या है? न्यूट्रॉन है मेरे भाई। क्या है? न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक। क्या नाम है इनका? नाम है चैडविक। ठीक है मेरे भैया। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ईंट पर नचे से मतलब होता है, क्या हो जाता है? ई से इलेक्ट्रॉन, और टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा, और चे से चैडविक हो जाएगा। ठीक है, ये चे से चैडविक हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको क्लियर किया। या जेम्स चैडविक भी आप पाएंगे, ये जेम्स चैडविक भी आप पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या? नाभिक। क्या मैं बताने वाला हूं? नाभिक। ये नाभिक हमारा क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। नाभिक का मतलब, इससे भी रिलेटिव क्वेश्चन आता है थोड़ा सा, इसमें फिजिक्स की भी बातें मैं आपको बताऊंगा, और कुछ बातें मैं आपकी केमिस्ट्री की तो बताऊंगा ही। देखिए नाभिक क्या होता है? नाभिक एक ऐसा जगह है, नाभिक एक ऐसा जगह है जहां पर धना आवेशित प्रोटॉन तथा विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मेरे भाई, हमने आपसे क्या कहा कि वह जगह जहां पर धना आवेशित प्रोटॉन और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं नाभिक।
क्या कहते हैं, नाभिक। यानी प्रोटॉन भैया का और न्यूट्रॉन भैया का दोनों का घर है और इसी घर में ये बंधे पड़े रहते हैं और इन्हीं को बंधे रहने के कारण इनको कहा गया क्या, नाभिक कहा गया। अब देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, कोई घर था और उसमें प्रोटॉन बैठे हैं और न्यूट्रॉन बैठे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, फिर तो बात ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, वो रिश्तेदार है भैया, वो बाहर रहेगा, इनके बाहर घूमता हुआ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और इसी की बात मैंने कहा, इसी नाभिक की बात मैं आपको कह रहा हूं। इस नाभिक के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी क्या है मेरे भैया, रदरफोर्ड है। यही मैं आपसे कहना चाहा कि इस वैज्ञानिक जो हमारे रदरफोर्ड है, इन्होंने और क्या चीजें खोज की थी, तो उन्होंने नाभिक का भी खोज किया था। अब इस नाभिक में जो हमारी ये जगह है, इस नाभिक के बाहरी जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको क्या कहा जाता है भाई, ये जो सर्किल दिखते हैं इनको हम लोग कोष कहते हैं मेरे भैया। क्या कहते हैं, कोष। और इस कोष को हम लोग एन से दर्शाते हैं मेरे भाई। किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर करता रहता है। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर के अकॉर्डिंग नील्स बोर ने क्या किया था भैया, नील्स बोर ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन के रहने का उचित जगह बताया था। इलेक्ट्रॉन के रहने का जगह बताया था कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम 2n² का नियम कहते हैं। यानी किसी भी कक्षा में ये जो हमारे सेल्स हैं, ये हमारे जो सेल हैं, इस सेल्स में, इन सेल में ये जो हमारे कोष हैं यानी सेल हैं, इन सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का रहना है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, वो बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, नील्स बोर थे, जो 2n² एक नियम दिया था, जिसके जरिए किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का पता लगाया जा सकता है। जहां पर n पहले कोष की संख्या, दूसरे कोष की संख्या, तीसरे कोष की संख्या, यानी 2n, n की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूं, 1, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पता चला पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में करने के लिए 3 त्रिका 9 और दूना 18 हो जाएंगे मेरे भाई। 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा, कितने, 32, 5 पचे 25 और दूना 50। इस तरह से किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका नियम बताने वाले वैज्ञानिक नील्स बोर हैं। तो ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी पहले कोष की बात अगर हम करें तो पहले कोष में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये चक्कर क्यों लगाता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पाने की चेष्टा करता है, मतलब क्या रहता है, उनके तरफ जाने की कोशिश करता है, और इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को हम लोग एक बल और कहते हैं। ध्यान से रखिए, याद करिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, नाभिक में लगने वाले आकर्षण बल को और क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, वो कहा जाता है अभिकेंद्र बल। ध्यान में रखिएगा, ये सबसे गजब की चीज है, इसीलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया। ये सबसे गजब की चीज है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, या लगने वाला आकर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है मेरे भाई। और अभिकेंद्र बल का सूत्र फिलहाल मैं बता चुका हूं, फिजिक्स की जो टॉपिक थी, अभिकेंद्र बल का सूत्र mv²/r होता है, जहां पर ये जो पिंड गत करता है उसकी वेग है, और जो पिंड गत करता है उसका द्रव्यमान है, और जिस त्रिज्या को लेकर ये गत करता है वो इसकी त्रिज्या है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको मिटाता हूं फट से। चलिए, ये मैं आपको अगला टॉपिक क्या बताने वाला हूं। आज की वास्तव में केमिस्ट्री बड़ी दमदार है मेरे भाई। तो मैंने आपको ये बताया, क्या बताया मैंने, कि अब ये जो हमारे 3 सूक्ष्म कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके द्रव्यमान, उनके आवेश और उनके स्थान जहां पर वो रहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं एक बताऊंगा, हर इंपॉर्टेंट चीज मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूं। ये चीज क्या, कि जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, जो बहुत ही बारीक कण होते हैं, उनमें तरंग पाया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बतन यानी इस बात को, यानी तरंग यानी कण तरंग की तरह, कण जो होता है तरंग की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता
व्यवहार करता है, इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अगर नहीं मालूम तो देखिए, अगर आपके दिमाग में अब तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, लुईस। क्या नाम था? लुईस। लुईस ही नहीं था। और अब बताइए, अगर आपके दिमाग में इतना हिंट आ गया तो लुईस दी ब्रागली। लुईस दी ब्रागली, इन्होंने बताया था कि जो हमारे सूक्ष्म कण होते हैं वे सूक्ष्म कण कैसे चलते हैं भैया, तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्होंने एक सूत्र बताया था, लेमडा बराबर h/p, जहां पर ये p क्या है भैया, ये p हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा h प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांग नियतांक, या कहीं कहीं का लिखा रहता है, जो भी होगा प्लांग नियतांक होता है। ठीक है मेरे भैया, प्लांग नियतांक होता है। और जहां पर ये p जो है, ये p हमारा क्या है भैया, संवेग है। और ये लेमडा क्या है, उस तरंग दैर्घ्य का क्या है भैया, तरंग दैर्घ्य की माप बताता है। ठीक है, वो ये क्या है, तरंग दैर्घ्य की माप हमारा क्या बताता है, ये तरंग दैर्घ्य बताता है, यानी तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है, देखिए तरंग को दर्शाने के लिए लेमडा राशि बनी है। जैसे आप मीटर को यानी लंबाई को दर्शाने के लिए एल बताते हैं ना, सेम उसी प्रकार से अगर तरंग दैर्घ्य है तो तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है लेमडा, और इसके जो मात्रक होते हैं वो एंगस्ट्रॉम में होते हैं। यानी किसी भी तरंग की जो मात्रक लिखी जाती है, ऐसे लिखा जाता है 1400 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1400 एंगस्ट्रॉम किसी भी तरंग के यानी लेमडा से दर्शाया जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर, फिर भी मैं फिजिक्स में बता दिया हूं, आज भी मैं बता दे रहा हूं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है मेरे भाई। और ये मैं रिलेशन बताया फिजिक्स में, एक एंगस्ट्रॉम एक माइक्रोन में कितने का संबंध पाया जाता है, ये भी मैं बहुत बढ़िया से बताया हूं। अगर आप नए होंगे तो जरूर वीडियो को उसको भी देख लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी के नाम से वो वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि जो कण होता है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी तरंग की तरह चलता है। और ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था लुईस डी ब्रागली। उन्होंने एक समीकरण दिया था लुईस ब्रागली यानी डी ब्रागली के अनुसार, लेमडा बराबर h/p होता है, जहां पर h क्या है, प्लांक नियतांक, p जहां पर संवेग है। अर्थात ये भी इस तरह से लिखा मिल सकता है, m × b लिखा मिल सकता है, यानी जो कण होगा उस कण का वेग है, ये v क्या है, मीटर प्रति सेकंड में होगा। और ये जो हमारा है, यानी जो कण हमारा गत करेगा, यानी वेग की तरह यानी तरंग की तरह व्यवहार करेगा, उस कण का ये क्या है, द्रव्यमान है, जिसका मात्रक क्या होगा मेरे भैया, kg होगा। बात इतनी समझ में आई? तो इस तरह से मैं फिर इसको मिटा रहा हूं, तुरंत 1 सेकंड के लिए रुकिए। तो ये अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी रहे कहीं ना कहीं एग्जामों में। आपके जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं कि परमाणु क्रमांक। अब मैं आपको बता रहा हूं परमाणु क्रमांक में पूरी डिटेल के साथ, ऐसा डिटेल्स आप शायद ना पढ़े होंगे। देखिए मैंने क्या कहा, चैनल मेरा छोटा इसीलिए लोग उस पर गौर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, आप गौर कीजिए। अगर आपके पास पहुंचा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी ये पता चले कि हाँ कोई केमिस्ट्री में, फिजिक्स या मैथ की जो भी टॉपिक है बता तो रहा आपको अच्छे से। देखिए परमाणु क्रमांक एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम लाजवाब बताएंगे आपको कि ये रट्टा वाला काम नहीं। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक, आपको अगर हम बता दें एटॉमिक नंबर होता मेरे भैया, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं परमाणु क्रमांक को। इसको दर्शाया किससे जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो जेड से दर्शाया जाता है, लेकिन परिभाषा इसका क्या होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात इसके अनुसार हम जेड को ही कह सकते हैं पी पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि जितने किसी भी तत्व में प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी हमने आपसे क्या कहा कि प्रोटॉन किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये पी हमारा किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। तो यहां पर भी मैं ये चीज लिख सकता हूं कि अगर किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। मैं क्या कह रहा हूं,
उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ये C है, ये कार्बन है, और ये कार्बन अगर है तो इस कार्बन का ये जो परमाणु क्रमांक होता है, एक वीडियो में भेजूंगा आपके लिए कि वो परमाणु क्रमांक कैसे याद किया जाता है या परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है। ये कार्बन है, ये जो नीचे है इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, और यही मान हमारा क्या है भैया, प्रोटॉन है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन एक चीज आपकी डाउट में क्लियर कर रहा हूं, वो डाउट आपकी क्या है, अगर कहीं पर अन्य है और प्लस लगा है इस पर घात, तो ये कहलाता है आयन वाले तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? आयन वाले तत्व। अगर ऐसे दिया है और इसमें पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप रॉन्ग कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमने कहा है Na पॉजिटिव, हमने जब Na पर कोई चार्ज नहीं लगाया तो इसका परमाणु क्रमांक होता कितना मेरे भाई? 11 होता है। अब परमाणु क्रमांक इसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी Z का मान 11 होता है, लेकिन इस पे चार्ज लगा है। देखिए यहां पर प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज लगने से प्रोटॉन के मान में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, अर्थात यहां पर प्रोटॉन भी उतने होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग होगा। जो परमाणु क्रमांक होगा, जितने चार्ज प्लस में लगे हैं मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह से एकदम डिटेल्स में बता रहे हैं, जितने यहां पर परमाणु क्रमांक है और जितने चार्ज लगे हैं प्लस के, उतना इसमें से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, और जो बचता है वही हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इसके अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी परमाणु के लिए होता है, यानी किसी आयन के लिए मैंने नहीं कहा। ये तो मैं आयन दिखा दिया और यहां मैंने परमाणु दिखा दिया। इसमें Z भी उतना है, और इसमें प्रोटॉन भी उतना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना है, यानी तीनों कंडीशन, यानी तीनों इस पे लाई करते हैं। लेकिन ये परमाणु है, ये हमारा क्या हो जा रहा है? आयन हो जा रहा है, यानी एक तत्व था ये, और ये आपका क्या हो गया? आयन हो गया। बात इतनी समझ में? तो ये फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग Z को ही इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? परमाणु क्रमांक के नाम से जानेंगे। इनको हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से जानेंगे, लेकिन वो सिर्फ तत्व होना चाहिए, आयन नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर मैं कह देता हूं कि क्लोरीन Cl, देखिए कुछ 3 तत्व का तो मैं डायरेक्ट आपको ही बता दिया। क्लोरीन, इस पर माइनस चार्ज लगा है, तो क्लोरीन का वास्तव में परमाणु क्रमांक ऐसे लगा लिख के नहीं देगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों के नाम याद कर लीजिए। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपके लिए जल्द ही कल परसों तक मैं डालूंगा, ठीक है, कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हैं, आप उस पर एक बार गौर कर लीजिए। देखिए ये हमारा Cl कितना? 17 है, यानी 17 होता है। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम हो जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको मालूम हो गया। बिल्कुल, Cl हमारा 17 है, इस पर चार्ज लगा है, तो परमाणु क्रमांक के जरिए, यानी परमाणु क्रमांक Z के जरिए ये 17 रहेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रोटॉन के जरिए भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जरिए ये हमारा 17 नहीं है। अगर ये 17 होता तो बात क्या होता? ये आयन ना होता, तो ये आयनिक है। अगर यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था, यहां धनात्मक आयन लगा था तो उसके परमाणु क्रमांक में से एक कम कर दिए थे। अब यहां पर ऋणात्मक आयन लगा है, यानी निगेटिव चार्ज लगा है, तो निगेटिव चार्ज क्या करता है कि उसमें से एक जोड़ दिया जाता है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये हमारा जो 18 मिला है, ये हमारा आर्गन तत्व कहलाता है। ये चीज मैंने आपको और बता दिया। और ये आर्गन तत्व जो है, इसको हम लोग निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। और इसी को हम लोग नोबेल तत्व भी कहते हैं, इसी को हम नोबेल तत्व भी कहते हैं, इसी को शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं, या इसी को हम 18 वर्ग का तत्व भी कहते हैं मेरे भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आए। ये हमेशा अस्थायी अवस्था बनाए रहता है, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा मेरे भाई। बात समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो मेरे दोस्त, फिर मैं आपको आगे चलता हूं। अब ये देखिएगा, आपको अब पढ़ना क्या? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि यहां तक की टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एटॉमिक मास की बात बता रहा हूं, यानी द्रव्यमान संख्या की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हमने आपसे क्या कहा कि द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास के बारे में हमको बताना, ठीक है। आज हमको बताकर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा द्रव्यमान संख्या, यानी किसी भी तत्व में जो क्या होता है द्रव्यमान संख्या, वो होता क्या है? किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या वह संख्या होती है उस तत्व में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल ही हमारा क्या होता है, उस परमाणु में उपस्थित द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो हमने आपसे कहा कि जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है वह किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल होता। मेरे भाई, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं और इस तरह से आपका एक फार्मूला बन जाता है, यानी ए बराबर P प्लस एन, यानी परमाणु क्रमांक है या द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन प्लस एन यानी न्यूट्रॉन। अब इसी चीज को हमने आपसे क्या कहा कि इसी चीज को आप क्या कहते हो कि हमने इसको कहा क्या, द्रव्यमान संख्या का, यानी हमने क्या कहा इसको परमाणु क्रमांक। अगर आप कहते हैं ए बराबर, तो ये हमारा पी क्या है, अरे भाई इसी पी को तो आपने जेड कहा था और इसी जेड को आपने ए भी कहा था। तो इस तरह से इसका जो रिलेशन द्रव्यमान संख्या का है, ए बराबर यहां पर हम जेड प्लस एन भी कह सकते हैं या कैपिटल यानी स्मॉल यानी, इससे दिक्कत नहीं, लीजिए मैं स्मॉल यानी ही लिख देता हूं, नहीं तो आप सब दिक्कत में हो जाएंगे कि न्यूट्रॉन तो नहीं है, और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन तो नहीं है। अब यहां पर एक की बात करते हैं तो इसको मैं ई और प्लस एन भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से हमारे 3 फार्मूले बने और इस पे न्यूमेरिकल 100% अब की बार यानी क्या हमारा एनटीपीसी में इसमें आया था इस तरह का न्यूमेरिकल, और भी एसएससी में भी आता है इस तरह का केमिस्ट्री का। तो मेरे भाई आपको मैं न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एल्यूमिनियम है, क्या भैया मेरा एल्यूमिनियम है, और इस एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार है वो 26 है, यानी परमाणु भार कहें या द्रव्यमान संख्या कहें, यानी किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या, चलिए ये भी मैं आपको हटा दिया, किसी भी तत्व का, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए हूं क्योंकि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंथी का हो जाता तो जो हमारा MB वो बहुत ज़्यादा हो जाता मेरे भाई, इसीलिए मैं परेशान हूं और कुछ नहीं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या 26 है और उसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो मेरे भाई आपको मैं बता रहा हूं क्या, मैंने क्या कहा, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या 26 है, ये क्या है 26 है, और उसका परमाणु क्रमांक 13 है यहाँ पर, यानी 13 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या करना है। यानी क्या करना भैया, गिवन है क्या क्या है, उसमें एटॉमिक मास है और फिर हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन। तो मैंने आपसे क्या कहा, ए बराबर हमारा क्या होता है जेड प्लस एन होता है, तो एन को लेना है तो एन को रोक लिया, इस जेड को उधर भेजूंगा तो ए माइनस जेड हो जाएगा, यानी एन बराबर ए की जगह पर 26 है और ये 13 है, तो ये 13 ही आएगा। मेरे भाई कितना आया, न्यूट्रॉन कितना आया 13। मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी P पॉजिटिव या जेड की बात कर रहे हैं आप, कितना 13, उस तत्व का नाम है एल्यूमिनियम। यह एक धातु होता है, क्या होता है, यह एक धातु होता है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अगर अभी जल्दी से आप याद कर ले तो बहुत बेहतरीन है, बॉक्साइड वगैरह, यानी इसके अयस्क की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यहां एल्यूमिनियम की एक अयस्क होता है बॉक्साइड, जो कि बहुत ही प्रमुख है, तो इस तरह से आप अयस्क भी याद कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल मैं इस पे कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये मैं नहीं कहने जा रहा हूं, पहले आप मेरी बात सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में कीजिएगा कि मैं अभी आपको पढ़ाना चाहता हूं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन सम प्रोटॉनिक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अगर पढ़नी है तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, और क्योंकि इसी तरह जबरदस्त में कराऊंगा, इस पे 2-3 और न्यूमेरिकल में कराना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आपकी जो ब्रेन में हो कोई भी परेशानी वो कंप्लीट हो जाए हमेशा के लिए। और इन टॉपिकों को मैं लाना चाहूंगा, अगर आपके कमेंट आ गए इन टॉपिकों को पढ़ाने के लिए, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कल ही फिर से मैं ये वीडियो बना के आपके सामने ले आऊंगा। और मेरे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो ये बात तो मैं जरूर कहूंगा, आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा भी बहुत छोटा चैनल है, लेकिन मेरी जो इच्छा है आप सबसे जुड़ने की वो तो बड़ी है। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं, आपका सहयोग रहा तो मैं जरूर आपसे जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।